नमस्कार। इस वक्त दुनिया एक बहुत बहुत बड़ी खबर से हिल गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है। आज हम इसी घटना की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ और इसका ईरान और पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ये एक जॉइंट अमेरिकी इजरायली हमला था और इस हमले में सिर्फ खामेनी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य, उनकी बेटी, दामाद और यहाँ तक कि उनके पोते पोतियां भी मारे गए हैं। तो ये घटना सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी भी है। देखिए, सबसे पहले खबर आई अमेरिका से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसकी घोषणा की। लेकिन दुनिया इंतजार कर रही थी कि ईरान क्या कहता है। कई घंटों की अनिश्चितता के बाद आखिरकार ईरान के सरकारी मीडिया ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी और इसके साथ ही सारी अटकलों पर, सारे स्पेक्यूलेशंस पर विराम लग गया। और जैसे ही खबर कंफर्म हुई, दुनिया भर में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर ये हुआ कैसे? ईरान जो अपनी सुरक्षा पर, अपनी सिक्योरिटी पर इतना गर्व करता है, वो अपने सर्वोच्च नेता की रक्षा करने में नाकाम कैसे हो गया? ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये ईरान की खुफिया एजेंसियों के सीने पर एक बहुत गहरा घाव है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि खामेनेई की हर एक हरकत पर, हर एक मूवमेंट पर कितनी बारीकी से नजर रखी जा रही थी। और वो भी तब जब लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह पर हुए हमले के बाद ईरान पहले से ही हाई अलर्ट पर था। इसके बावजूद ये हमला कामयाब रहा। ये बात लगभग तय है कि ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बहुत बड़ा भेदिया, कोई अंदर का आदमी मौजूद था जिसने ये जानकारी बाहर दी। ज्यादातर एनालिस्ट इसे मोसाद का ऑपरेशन मान रहे हैं, जिसमें मुमकिन है कि CIA का भी सपोर्ट रहा हो। तो क्या इसे ईरान के अंत की शुरुआत माना जाए? क्या सुप्रीम लीडर के मौत के साथ ही ईरान का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? यही वो सवाल है जो शायद अमेरिका और इजराइल के रणनीतिकार भी सोच रहे होंगे। इसका जवाब ईरान के बहुत ही अनोखे पावर स्ट्रक्चर में छिपा है। ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। इसे बनाया ही इस तरह गया है कि ये ऐसे बड़े झटकों को भी झेल सके। ये सद्दाम हुसैन के इराक या गद्दाफी के लीबिया जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां लीडर के जाते ही सब कुछ बिखर गया था। ईरान में सर्वोच्च नेता को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि गाइड या रहबर कहा जाता है, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं है बल्कि देश का सबसे बड़ा धार्मिक और वैचारिक मार्गदर्शक है। उसकी ताकत संविधान और राष्ट्रपति से भी ऊपर है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो व्यक्ति सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम का एक चेहरा है। तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, सबसे ऊपर है सुप्रीम गाइड, लेकिन उन्हें चुनता कौन है? ये काम 85 धर्मगुरुओं की एक बहुत शक्तिशाली काउंसिल करती है, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। और अब इसी काउंसिल का काम है नया गाइड चुनना। उनके नीचे आते हैं बेहद ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड, और फिर आती है चुनी हुई सरकार, यानी राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट। ये पूरा का पूरा ढांचा सत्ता को लगातार चलाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, खामेनेई के बाद कौन? ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये फैसला ईरान के भविष्य की दिशा तय करेगा। और इस रेस में कई ताकतवर नाम शामिल हैं। अब देखिए, कई नाम हवा में हैं, लेकिन सबसे आगे न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी AJE का नाम चल रहा है, जो एक कट्टरपंथी माने जाते हैं। एक और दिलचस्प नाम है क्रांति के संस्थापक अयातुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी का, लेकिन वो उदारवादी हैं। इस संकट और बदले की आग के माहौल में ये सोचना बहुत मुश्किल है कि ईरान किसी उदारवादी नेता को चुनेगा। ज्यादा संभावना यही है कि कोई ऐसा कट्टरपंथी चुना जाएगा जो अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की बात करे। तो फिर इस पूरे ऑपरेशन का आखिरी मकसद क्या था? इस पर लगभग सभी एक्सपर्ट्स एक मत हैं। इसका मकसद ईरान में रिजीम चेंज, यानी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी, जो शायद कहीं और काम कर चुकी है, ईरान में भी सफल हो पाएगी? यहीं पर ईरान और दूसरे देशों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इराक या लीबिया में सद्दाम या गद्दाफी ही सिस्टम थे। जब वो गिरे तो पूरा देश ही गिर गया। लेकिन ईरान में लीडर एक विचारधारा का प्रतीक है, वो खुद सिस्टम नहीं है। सिस्टम किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है, और उसे किसी एक नेता के बिना भी चलने के लिए ही बनाया गया है। तो अमेरिका और इजराइल का असली खेल क्या है? वो भी जानते हैं कि सिस्टम इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। उनका असली निशाना है ईरान के लोग। वो चाहते हैं कि लोग भड़कें, अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं।
असली जीत तब होगी जब ईरान के अंदर से एक विद्रोह शुरू हो। अब पूरी दुनिया की नज़रें इसी बात पर टिकी हैं। क्या ईरान के लोग विद्रोह करेंगे? और ये आग सिर्फ ईरान की सीमाओं के अंदर नहीं रहने वाली, इसके झटके पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किए जाएंगे, लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूती विद्रोहियों तक। ये एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता है और इसके नतीजे हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। ईरान ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। इस्लामी परंपरा में 40 दिनों का ये समय बहुत अहम होता है। यही वो 40 दिन होंगे जिसमें ईरान अपने लोगों को एकजुट करेगा, अपने दुश्मन के खिलाफ माहौल बनाएगा और अपने भविष्य की राह तय करेगा। इस हमले से खामेनेई अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो एक शहीद बन गए हैं। और शिया इस्लाम में शहादत से बड़ा कोई प्रतीक, कोई सिंबल नहीं है। ये एक इतनी ताकतवर भावना है जो ईरान के लोगों को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें बदला लेने के लिए शायद और भी ज़्यादा मजबूत बना सकती है। तो हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हमलावरों को उम्मीद है कि एक शहीद नेता की मौत से लोगों का गुस्सा उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह में बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यही शहादत ईरान को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और मजबूत बना सकती है। ईरान का और इस पूरे क्षेत्र का भविष्य अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है: विद्रोह या प्रतिरोध।